सो वेलकम टू डिमांडेड वीडियो पार्ट 2। तो इसमें हम क्या देखेंगे डिटेल। तो देखेंगे आपके सामने क्या है 3x + 4y = 7। तो आपको याद रखना है कि जब आपके पास किसी भी एक्सप्रेशन के साथ इक्वल टू साइन हो तब उसको हम एक्सप्रेशन नहीं बोलते, तब उसका नाम बन जाता है इक्वेशन। सो दिस इज एन इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट्स के साथ साथ वेरिएबल के साथ साथ फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ साथ इक्वल टू साइन भी है। अब आपको नहीं पता कॉन्स्टेंट वेरिएबल जो मैंने टर्म्स बोली, तो देखेंगे कि जब भी इस टाइप की आपके पास इक्वेशन होगी इसमें आप देखो कि नंबर कौन सा है। इसमें नंबर अकेला नंबर कौन सा है 7। तो 7 इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन में कांस्टेंट कौन सा होगा? जो भी आपके पास एक सिंगल नंबर होगा। जैसे कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है 7। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं देखें, इसमें जितने भी आपको इंग्लिश में लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसे यहाँ पे एक एक्स भी है और वाई भी है, तो ये एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि वेरिएबल्स निकला है वर्ड वेरिएशन में से। वेरिएशन होता है बार बार चेंज होना। तो एक्स और वाई की कुछ भी वैल्यू आप डाल सकते हो। जैसे एक्स की वैल्यू 1 2 3, वाई की वैल्यू 1 2 3। तो जिन लेटर्स की वैल्यू चेंज होती है उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। तो यहाँ पे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? एक्स और वाई। तो आज के बाद याद रखना कॉन्स्टेंट्स जो नंबर कोई भी होगा जिसकी वैल्यू चेंज कभी नहीं होती, और वेरिएबल एक्स वाई जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब उसके बाद आप देखो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो देखो कोफिशिएंट से कांस्टेंट में क्या फर्क है। ये 3 भी तो कांस्टेंट है अगर अब अकेला होता, 4 भी तो कांस्टेंट है क्योंकि ये भी एक फिक्स नंबर है। लेकिन जब कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ लग जाता है ना, तो उसका नाम चेंज हो जाता है। यानी जब वेरिएबल एक्स के साथ जो नंबर 3 लगा हुआ है यानी कांस्टेंट, उसका एक स्पेशल नाम हो जाएगा कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट कौन है? 3। और वाई के साथ जो कांस्टेंट लगा है उसका भी एक स्पेशल नाम है कोफिशिएंट। तो वाई का कोफिशिएंट क्या है? 4। तो अब आपको इस इक्वेशन में क्या क्या सीखने को मिला? कांस्टेंट यानी 7 अकेला नंबर, वेरिएबल्स एक्स वाई, और जो एक्स और वाई वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट्स हैं उनका स्पेशल नाम कोफिशिएंट्स। अब टर्म्स क्या होती हैं देखते हैं। देखो 3x + 4y। अब यहाँ पे एक फंडामेंटल ऑपरेशन है। फंडामेंटल ऑपरेशन हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये 4 हमारे मेन फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं मैथ्स में, है ना। तो इन 4 फंडामेंटल ऑपरेशन में से यहाँ कौन सा है? 4। अब देखो एक टर्म यानी एक पीस या एक टुकड़ा मान लो 3x है, तो एक टर्म हमारे पास आ गई 3x। और प्लस के बाद दूसरी टर्म कौन सी है हमारे पास? 4y। तो 4y भी क्या है हमारे पास? एक टर्म। तो कितनी टर्म्स आ गई? एक 3x और एक 4y और एक 7 भी है, लेकिन 7 को हमने कांस्टेंट में लिख दिया। ठीक है। अब एक्सप्रेशन क्या होती है? जैसे 2 टर्म्स को मिलाकर या 3 टर्म्स को मिलाकर या जितनी मर्जी टर्म्स को मिला लो जिनमें के बीच में कोई ना कोई फंडामेंटल ऑपरेशन हो। जैसे यहाँ पे आप इक्वल टू को भूल जाओ, क्योंकि इक्वल टू अगर होगा तो वो इक्वेशन होती है ना। तो इक्वल टू 7 को भूल जाओ। तो 3x + 4y ये एक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब इस यहाँ पे एक्सप्रेशन 3x + 4y है। तो आपने क्या सीखा कि अगर इक्वल टू साइन नहीं होगा 3x + 4y क्या है? एक्सप्रेशन। और इस एक्सप्रेशन में अगर आपसे कोई पूछे टर्म्स कौन कौन सी, आप बोलोगे 3x और 4y। उसके बाद एक चीज और है फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या होते हैं? तो देखो 3x एक टर्म है, टर्म के अंदर जितने भी कांस्टेंट वेरिएबल जो भी हैं अलग अलग उनको फैक्टर्स बोलेंगे। जैसे एक पहला टर्म है 3x, तो 3x में कौन कौन है? 3 भी है और x भी है, ये फैक्टर्स है। 4y में अगर देखा जाए तो 4 भी है और y भी है, तो ये भी फैक्टर्स हैं। और 7 अलग से है, वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको कोई बोलेगा सबसे इनमें बड़ा क्या है, सबसे पहले कोई आपको बोलेगा कि एक्सप्रेशन लिखो, तो आपने क्या लिख देना है? यहाँ देखेंगे 3x + 4y, ये एक एक्सप्रेशन है। कोई आपको बोलेगा एक्सप्रेशन में टर्म्स कौन कौन से है, तो आप बोलोगे एक टर्म है 3x, दूसरी टर्म है 4y। यानी एक्सप्रेशन में टर्म्स हैं और टर्म्स के अंदर कौन है? फैक्टर्स। यानी यहाँ पे 3 भी है और x भी है, यहाँ पे 4 भी है और y भी है। इसका मतलब सबसे पहले एक्सप्रेशन होती है अलजेब्रा में। एक्सप्रेशन के अंदर अलग अलग टर्म्स होती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी, 4 भी, जितनी मर्जी। और एक्सप्रेशन के बाद टर्म्स, टर्म्स के बाद फैक्टर्स।